नमस्कार। गाजा में इजराइल के साथ करीब एक महीने पहले भयंकर लड़ाई चल रही थी। गाजा की तरफ से हजारों मिसाइल मारे गए इजराइल पे और इजराइल की तरफ से एयर अटैक किया गया। गाजा में हमास का पूरा ऑफिस ढहा दिया गया। ये पूरा का मामला जाकर सेटल हुआ, दोनों के बीच में सीज फायर हुई, लेकिन ये सीज फायर ज्यादा देर नहीं चली। फिर से एक बार कल फिर इजराइल ने हमले किए गाजा में, प्रिसाइज स्ट्राइक्स अपनी लोकेशंस पे। और इसके बाद अब ये कोशिश की जा रही है कि दोनों के बीच में फिर से सीज फायर हो, लेकिन सीज फायर कहां, अभी तो अटैक्स ही हो रहे हैं। हामास मिलिटेंट्स जहां जहां हैं इजराइल ढूंढ के निकाल रहा है और उन पे हमले कर रहा है। इसी पर हमारे साथ बात करेंगे इंटरनेशनल एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट गुलरेज शेख साहब। गुलरेज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ये दोबारा फाइटिंग कैसे शुरू और इन दोनों का क्या लव एंड हेट रिलेशन है? दोनों शांति से बैठ बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर लड़ना शुरू कर देते हैं आपस में। रोहित जी, मैंने कुछ घंटे पहले ही एक बात कही थी और कुछ घंटे पहले मैंने कहा था कि जो नई सरकार है उसके पास भविष्य के लिए 3-4 विकल्प हैं, क्योंकि जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं नेफ्ताली बेनेट, वे एक्सट्रीम राइट विंग से आए हैं। हालांकि उनके पास केवल 7 सीटें हैं। फिर उनके याहिर लैपिड की बात करें, जो सबसे बड़ी पार्टी है इस कोalition की और इजराइल के नंबर 2 पार्टी है नेतन्याहू के लिकुड के बाद, उनकी हम यदि बात करें तो वो बिल्कुल सेंटरिस्ट हैं। फिर कोalition को सपोर्ट देने में लेफ्ट विंग सरकारें भी, लेफ्ट विंग की पार्टी लेबर पार्टी भी है, उसमें ये इजराइल बेनुतू पार्टी भी है जो लिबर्टमैन वर्तमान में फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, उनकी पार्टी भी है, जो किसी समय एक्सट्रीम राइट विंग थे। ये रशियन ज्यूज जो हैं उनका वोट कहीं ना कहीं कमांड करते हैं। बाद में कुछ चेंज ऑफ हार्ट हुआ इनका, फिर ये सेंटरिस्ट बन गए और उसमें कहीं ना कहीं जो रशियन ओल्ड सोवियत पैटर्न था रिलीजियस के प्रति, उसका भी शायद कोई इफेक्ट होगा उस कम्युनिटी प्रॉपर में। प्लस उस कम्युनिटी का एक लिमिटेड वोट है तो उनको सेंटर में जाना पड़ा, क्योंकि अगर उनको अपना लंबा भविष्य देखना है। फिर इसमें राम पार्टी जो है, अरब पार्टी है, अरब इस्लामिस्ट पार्टी भी है। तो एक कोalition जो है बड़ा वीक कोalition है। मैंने इसमें यही कहा था कि इसके पास 3 विकल्प बचते हैं। सबसे पहला विकल्प तो यह है कि आइडियोलॉजिकल इश्यूज को एक तरफ रख दे, इकोनॉमी, हेल्थ, एजुकेशन पर काम करे तो सरकार चलती रहेगी। दूसरा विकल्प जो बचता है ना प्राइम मिनिस्टर के पास, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की एज जो है वो हार्डली शायद 48 या 49 है, तो उनके पास काफी लंबा राजनीतिक भविष्य और राजनीतिक समय दिखता है, जैसे कि एज कम है चुकी। तो वे अपनी पार्टी, यमीना पार्टी जिसके पास केवल 7 सीटें, उसका विस्तार करें। अब विस्तार वो कैसे कर सकते हैं? उसका एक तरीका है कि वो अपनी सरकार को स्टेक पे रख दें कि मैंने देखो अपनी सरकार दांव पे लगा दी आइडियोलॉजी के लिए, नेशन की रक्षा करने के लिए, सीमाओं का विस्तार जो ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट है उसके लिए अपनी सरकार को भी दांव पे लगाया। और फिर वो चैलेंज करें नेतन्याहू की पार्टी, जो कि अपने आप में लिकुद एक राइट विंग पार्टी है और वो खुद उसके मिनिस्टर थे, लेकिन जो इतना बुरा उनका आपस में संवाद रहा नेतन्याहू के साथ, एक स्टेज के बाद पहले काफी करीबी हुआ करते थे, लेकिन इतने खराब संबंध हो गए उनके कि वे आपस में दूर हो गए दोनों। तो उनके लिए एक ऑप्शन ये है कि जब वो एकदम राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग पे जाते हैं, तो इन दैट कंडीशन जो एक्सट्रीम राइट विंग एलिमेंट्स हैं नेतन्याहू की पार्टी में, जो एक्सट्रीम राइट विंग लीडर्स हैं मिस्टर नेतन्याहू की पार्टी में, उसमें से सेंध मारें। वो कहें उन राइट विंग लीडर्स को कि अब आप मेरा समर्थन करें और आप अपनी पार्टी को तोड़ के आए और मेरी सरकार गिरने वाली है, इसको बचाएं। यदि आप राइट विंग का सच में समर्थन करते हैं, ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट का समर्थन करते हैं, इजराइल की सीमाओं की सुरक्षा का समर्थन करते हैं, आप यदि मिलिटेंट्स को मारने का समर्थन करते हैं, तो मुझे सपोर्ट करें। तो उससे उनकी जो पार्टी होगी ना, उसका विस्तार होगा, ये मैंने कहा था। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इजराइल में। आपको याद होगा कि ब्लू एंड व्हाइट कोalition जो इस चुनाव से पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी की तरह उभरा था, जो बेनी गेंट्स हैं, जो वर्तमान में भी डिफेंस मिनिस्टर हैं और इसके पहले भी डिफेंस मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू के गवर्नमेंट में भी, उनकी पार्टी ने भी ये किया था कि आइडियोलॉजिकल शिफ्ट की थी। सेंटरिस्ट एजेंडे पे उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर नेतन्याहू के साथ चले गए, उनका समर्थन किया, तो पार्टी में 2 फाड़ हो गए और अब उनकी पार्टी 30%, 20% भी नहीं बची है। तो इजराइल में ये बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि एक तो वहां पर जैसा हमारे यहाँ विप वाला कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं होता। दूसरा, इजराइल का जो पॉलिटिकल
स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग प्रकार का होता है। वहां पर पूरा के पूरा इजराइल एज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट करता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में वोट करता है, ना कि अलग अलग कैंडिडेट लड़ते हैं। तो जिस पार्टी का जितना प्रतिशत होता है उस हिसाब से वो नेसेट में अपने मेंबर देता है। तो मैंने ये कहा था कि सबसे इजी तरीका जो है वो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वे या तो ईरान पर हमला कर दें या लेबनान पे हमला कर दें, लेकिन उसके रिपरकशन बड़े भयानक हो सकते हैं, क्योंकि ईरान पे हमला करना मतलब एक रीजनल पावर के ऊपर अटैक करना, वो अमेरिका भी नहीं चाहेगा। और उसका बड़ा विस्तृत जो है रूप मिलेगा, क्योंकि फिर इराक से भी हमले शुरू होंगे, ईरान के प्रॉक्सी बहुत सारे हैं, फिर वो यमन से भी होंगे, रेड सी वाले एरिया पे भी होंगे, तो वो मुश्किल है। फिर यदि आप बात करते हैं लेबनान की, तो लेबनान भी इतना कमजोर नहीं है, क्योंकि पहले भी 2000 के आसपास जो वॉर हुई थी उसमें काफी क्षति हुई थी। सबसे इजी है कि गाजा के अंदर टेंशन बढ़ते हैं, तो उन टेंशनों को विस्तार देके वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनी पॉलिटिकल विस्तार कर सकते हैं। वो चाहे उसके लिए अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को स्टेक पर लगा दे कि ठीक है अरब जो पार्टी है वो कोalition से निकल जाए, लेफ्ट विंग पार्टी निकल जाए, फिर वो कहेंगे राइट विंग को कि यदि आपको सीमाओं की सुरक्षा चाहिए, आपको मिलिटेंट्स को मरवाना है, यदि आपको ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट है, यदि आपको नेशनल सिक्योरिटी की बात है, तो आओ मेरे सरकार का समर्थन करो। तो मुझे लगता है ऐसा करके वो अपनी सरकार को कंटिन्यू करेंगे। और जो अभी सरकार में कमजोरी दिख रही है कि वो भानुमति का कुनबा बना हुआ है, लेफ्ट राइट सेंटर अरब इन सबको मिला के केवल नेतन्याहू को हटाने के नाम पे बनी हुई जो सरकार है, उससे उनको निजात मिलेगी और एक वो राइट विंग सरकार बना पाएंगे। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें देखना ये होगा कि जो बाइडेन का क्या रोल रहेगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नेतन्याहू ने अपने लिए गलती कर ली। नेतन्याहू ने क्या किया कि अपनी आखिरी स्पीच में टारगेट किया है सीधे सीधे जो बाइडेन को और अमेरिका को, और विशेषकर जो बाइडेन को ये कहकर टारगेट किया था उन्होंने कि जिस प्रकार से हिटलर जो था वो रोक नहीं रहा था यहूदियों का नरसंहार, और आप लोगों ने भी कुछ भी नहीं कर रहे थे उस समय, आज वो स्थिति नहीं बची है। और आज यहूदियों के पास एक इजराइल देश है, तो हम इसको रोकेंगे। और ईरान नरसंहार करना चाहता है लेकिन आप रोकना नहीं चाहते। इस प्रकार की जो उन्होंने बातें की थी, एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोल रहा हूं मैं, इस प्रकार की बातें करके उन्होंने जो बाइडेन पे बहुत तेज हम सीवियर हमला किया था। उससे क्या होता है कि जो बाइडेन और अमेरिका की जो डेमोक्रेट पार्टी है, देखिए डेमोक्रेट पार्टी रिपब्लिकन पार्टी चाहे ज्यूज का और इसराइल का बहुत फेवर करती हो, लेकिन अमेरिका के जो बहुसंख्यक ज्यूज हैं, अमेरिकन बहुसंख्यक जो ज्यूज है ना, वो चाहे बॉलीवुड में हो या दूसरी तरफ हो, वो बहुत ज्यादा लिबरल हैं। तो वो उनकी कोर वोटिंग जो होती है ना, वो जो बाइडेन की पार्टी अर्थात डेमोक्रेट पार्टी की तरफ जाती है। रिपब्लिकन में ट्रंप की तरफ जरूर गई थी, लेकिन आमूमन तौर पर वो डेमोक्रेट पार्टी की तरफ के होते हैं। अब जब नेतन्याहू इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, एक तरह से इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जो बाइडेन यहूदियों का नरसंहार चाहते हैं, यही मतलब हुआ ना इसका, तो वो उनका वोट बैंक पे भी प्रभाव डालता है और इजरायली लॉबी को भी कहीं ना कहीं अमेरिका में गुस्सा करता है। तो अब वो नहीं चाहेंगे जो बाइडेन कि वापस नेतन्याहू आए। इन दैट केस यदि कुछ ना कुछ करते भी हैं वर्तमान के प्रधानमंत्री इजराइल के, तो उनके पास ज्यादा खेलने के लिए ऑप्शन नहीं बचता। वो चाहेंगे कि ये नेफ्ताली बेनेट की सरकार चलती रहे, तो हो सकता है कि वे अगर राइट विंग सपोर्ट नहीं भी करता है तो वो अरब पार्टीज के ऊपर या ये लेपिड के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर डालें कि नहीं, लेट दिस गवर्नमेंट कंटिन्यू, क्योंकि उनके पास ज्यादा अब उनके पास ज्यादा कुछ बचता नहीं है विकल्प। दूसरी चीज ये हो सकती है कि वे नेफ्ताली बेनेट को समझाएं कि थोड़ा स्लो चलो, ये भी हो सकता है क्योंकि उनकी अथॉरिटी है। और नेफ्ताली बेनेट ने ये कहा भी है कि मैं जो हूं, जिस नेतन्याहू ने तो रिपब्लिकन्स को काफी ज्यादा क्लोज लाए, लेकिन मैं डेमोक्रेट्स को भी इसराइल के करीब लाऊंगा, तो उनकी सुन सकते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि चूंकि वेस्टर्न मीडिया इस पर हाइप नहीं कर रहा है, और हमारे यहाँ पर भारत में देखिए, मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ मैं बोलता हूँ कि भारत को आइडियाज फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनाना मेरा खुद का एक लक्ष्य है। तो हमको समझना चाहिए कि वेस्टर्न मीडिया भी जो होता है ना, उतना ज्यादा कोई इनोसेंट नहीं है। जब इनको किसी चीज को दबानी होती है तो दबा देते हैं। आप देखिए कि बहुत ज्यादा इसके ऊपर नहीं बोल रहे हैं। और क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि जो बाइडेन के भी स्टेक्स हैं, जो बाइडेन के पास अवसर कम है, बहुत सीमित विकल्प है, वो प्रेशर भी डालेंगे
कि टू गो स्लो, वे दूसरों को भी समझाएंगे, लेकिन वो शायद नहीं चाहेंगे कि नेतन्याहू आए, क्योंकि विकल्प के तौर पर भी नेतन्याहू के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नई सरकार है, और हमने जो हुए हैं उसके बाद थोड़ा सा अमेरिका अनईजी हुआ होगा, लेकिन मुझे लगता है चीजें बहुत ज्यादा विस्तार नहीं पाएंगी। यदि विस्तार पाती होती तो फिर अभी तक के वेस्टर्न मीडिया खूब हल्ला करता, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत दिखा है बीबीसी में और अल जजीरा में। अल जजीरा भी उतना वोकल नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर है। ओके। और साथ में जो मार्च में वायलेंस हुई थी, मार्च में दोनों साइड से जो हमले हुए थे, उसमें करीबन, या बिल्कुल लीजिए जय, उसमें करीबन 250 लोग पैलेस्टीनियंस मारे गए थे और 13 इजरायली मारे थे। इस बार भी कहा यह जा रहा है कि कुछ जगहों पर फिलिस्तीनियों ने आग लगवा दी थी। तो क्या ये आपको लग रहा है ये वायलेंस और बढ़ती हुई अभी? गुलरेज साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं? या फिर हम जी 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 हम फिलिस्तीनी नहीं बोले, जो आग से गुब्बारे गए थे गाजा से, और वो गए थे हमास के थ्रू। देखो, हमास में और फिलिस्तीनियों में भी अंतर है। देखिए, हमास एक एग्रेसिव मिलिटेंट ग्रुप है। आप ये बताइए कि आप अगर गाजा में रहो या कहीं पर भी रहो, तो आप ऐसे ग्रुप के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके पास पावर होता है। तो इसीलिए इवन इजराइल भी जो बार बार कहता है ना, वो हमास कहता है, ना कि फिलिस्तीनी कहता, लेकिन आप कह सकते हो कि दोनों एक ही है एक तरह से, क्योंकि हमास का जो कोर है वो तो फिलिस्तीनी ही है। तो ये कहीं ना कहीं एग्रेशन दोनों तरह से हुआ। क्या हुआ था कि कल जो राइट विंग ज्यूज हैं, उन्होंने ईस्ट जेरूसलम के अंदर परेड निकाली, उसके बाद वहां से गुब्बारे आए। दोनों ही चीजें गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि परेड निकलने से डेफिनेटली वहां पर माहौल गर्म होना था, निश्चित था, लेकिन परमिशन उसकी भी मिली। दूसरी बात, गुब्बारे को मैं गलत इसलिए मानता हूँ क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब वो एकदम से कहीं पे भी जा सकते हैं ना। वो कोई मिलिट्री आउटपोस्ट हुआ या कोई टारगेटेड नहीं होता। ये तो आग के गुब्बारे हैं, जहां गिरेगा वहां पर आग लगाएगा। ये वैसे ही रॉकेट है। क्या आप इनडिस्क्रिमिनेटरी अगर फायर करोगे तो कोई भी स्टेट जो है वो डेफिनेटली रिस्पॉन्स देगा, और देगा ही सही। तो इसराइल भी रिस्पॉन्स दिया है, तो लेकिन एक साथ चल रहा था, दो तरफ से कहीं ना कहीं उकसावा है कि सिचुएशन गर्म हो, गर्म रहे। और उसका फायदा जो है इसराइल के राइट विंग को भी मिलता है, उसका फायदा जो है हमास को भी मिलता है, क्योंकि हमास भी अपने पावर को उसी जगह पे कॉन्सेंट्रेट करता है, इसराइल का राइट विंग भी उस पर करता है। अंततोगत्वा इसराइली आम आदमी मरता है या फिलिस्तीनी आम आदमी मरता है। तो ये तो एक दुष्परिणाम है। इसीलिए भारत का और प्रधानमंत्री जी का जब भी बात हुई, अभी तो कुछ नहीं बोले, पिछली बार भी बोले थे कि हम ये चाहते हैं कि वायलेंस को बिल्कुल रोक दिया जाए, क्योंकि आम आदमी की परवाह करते हैं ना हम लोग। हम तो वो लोग हैं जो हर आम आदमी की आम जीवन, जो आदमी हथियार हाथ में लेकर नहीं चलता, उसके जीवन की रक्षा होना चाहिए। जो आदमी वायलेंस की राइट। बात नहीं करता, उसके ऊपर ना रॉकेट गिरना चाहिए, ना मिसाइल गिरना चाहिए, ना गैस का गुब्बारा गिरना चाहिए। लेकिन आखिरी में होता वही है, अनफॉर्चुनेटली। जो लोग बात करते हैं उन पर कुछ नहीं होता। अगर 250 लोग फिलिस्तीनी मरे थे, तो मैं सोचता हूँ 10-15 उसमें शायद है कि हमास के मरे होंगे, बाकी सब नॉर्मल लोग मरते हैं। 60-65 बच्चे मरे थे। उसी प्रकार से इसराइल में भी जो बेचारे मरते हैं वो नॉर्मल लोग मरते हैं। राइट, राइट। तो ये थी सिचुएशन इस समय गाजा की और इसराइल की, जिस पर बात कर रहे थे इंटरनेशनल एक्सपर्ट, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट डॉक्टर गुलरेज शेख। डॉक्टर साहब, आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया। एक चीज और ऐड करूंगा। थोड़ा सा आप शाम तक या कल तक देखें, अगर न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, CNN, ये अगर चिल्ला चिल्ला के कहने लग जाते हैं इस चीज के ऊपर, तो आप सोचना कि विस्तार होगा, कि वायलेंस हो रही है, वायलेंस हो रही है, वायलेंस हो रही है। अगर ये बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लें, जैसे अभी मुझे लग रहा है कि बिल्कुल मंद ध्वनि में बोल रहे हैं, मतलब अमेरिका चाह नहीं रहा कि वायलेंस हो, इसको दबाना चाहता है वायलेंस को, तो कुछ नहीं होगा। ये ओके, थोड़ा सा ओके। हम तो हिंदुस्तान के लोगों को समझना चाहिए कि वेस्टर्न, हाँ, हमारे मीडिया थोड़ा मुझे बोलने दे, क्योंकि ये नेशनलिस्ट विषय है, हमारे राष्ट्रवाद विषय है। हमारे लोग हमारे मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा उंगली उठाते हैं, और उनकी तरफ से एक रिपोर्ट आती है तो उसको हम मानने लग जाते हैं कि अरे भैया, ये तो ईश्वरीय पत्र आया है, बिल्कुल सही है। ये ईश्वरीय पत्र नहीं है, दिया है ना ये वेस्टर्न
मीडिया सरकारों के हिसाब से चलता है, उसको ईश्वरीय रिपोर्ट मत माने। मोदी जी के खिलाफ कभी आता है तो मानते हैं बिल्कुल सच है, भारत के खिलाफ कुछ आता है तो बहुत से लोग हमारे मानते हैं कि अरे अमेरिका के ब्रिटेन के मीडिया ने बोल दिया सच है, वो सच नहीं होता है ज्यादातर टाइम। उनके जो यदि हित होते हैं तो वो दिखाते हैं उस चीज को। राइट राइट। तो अगर कि आपको लगे कि ये खूब बता रहे हैं कि वायलेंस हो रही है तो फिर वायलेंस बढ़ेगी वरना खत्म हो जाएगी। राइट डॉक्टर साहब, आपने इजराइल और पैलेस्टीन की सिचुएशन के साथ साथ विदेशी मीडिया की भी असलियत बता दी कि कैसे चलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है कि अगर ये वायलेंस बढ़ती है और इसमें होता है तो इसी इशू पर दोबारा आपसे बात करेंगे। अदरवाइज आप चाइना और पाकिस्तान पे भी एक्सपर्ट हैं, आपसे उस पर भी बात करेंगे। आजकल थोड़ा मशरूफ रह रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो जैसे ही आपकी मसरूफियत खत्म होगी हम आपके साथ जरूर टच में आएंगे और दोबारा आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू।